वहाँ का एसी बहुत अच्छा है, इधर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यस, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मंजू लोढ़ा जी, हम आपको स्वागत करते हैं। कर्मा एंड पायल चिराग जैन आपका स्वागत करते हैं और आपसे बहुत सारी बात करना चाहेंगे। आप एक ऐसी विमेन है जिनने लाइफ में आगे ही देखा है। जो भी आपकी जर्नी रही है, आपने एक ही चीज पॉजिटिव रहे हो आप बहुत। और आज आपसे हम बहुत वार्तालाप करेंगे, आपसे बहुत बातें करेंगे और आपने ऑथर कैसे बने वो आपकी जर्नी हम जानेंगे आपसे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट पायल, नमस्ते। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और कर्मा फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया। यस, मंजू लोढ़ा जी, सबसे पहले क्वेश्चन मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने परमवीर के ऊपर जो किताब लिखी है, जो मेरे पास है, जब आपने लिखी थी और आपने मुझे दी थी कि बेटा ये मैंने लिखा है और आप पढ़ना, ये बुक आपको कैसे इंस्पायर करी कि ये टॉपिक पे आप लिख पाओ? और आपका ये परमवीर और द वॉर डायरी, ये बहुत अलग सा नाम है, तो ये कैसा नाम आपको रिफ्लेक्ट किया? परमवीर एक गिफ्ट होता है, आपको एक चीज मिली है, और द वॉर डायरी हर जगह अपन को लगता है कि खून खराबा, बहुत डर लगता है सुन के भी या सोच के भी। तो ये आपने कैसे लिखा और क्या सोच थी? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। और परमवीर चक्र ये हमारे यहाँ पर दिया जाने वाला सर्वोच्चम सम्मान है हमारे सैनिकों को युद्ध काल के दौरान उनकी बहादुरी के लिए। तो ये जब तो परमवीर है, ये सम्मान का सूचक है। फिर वॉर, क्योंकि वॉर में वो लड़ते हैं, बहादुरी होती है, तब जाकर ये परमवीर मिलता है। डायरी, डायरी क्या चीज है? शायद डायरी हमारी पर्सनल होती है, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, जो हमारे पास हमेशा रहती है, हमारे नजदीक रहती है। और डायरी में हम उन्हीं चीजों को नोट करते हैं जो हमारे दिल के बहुत नजदीक रहती है। तो हमारे ये सैनिक जो हैं, वो हमारे देश का गर्व है। और हमारे देश का गर्व हमारी डायरी के पहले पन्ने पे लिखे जाने होने चाहिए। इसलिए क्योंकि डायरी रहेगी तो आप सभी लोग अपने पास में उसे रखेंगे, उसे पढ़ेंगे, उनकी बहादुरी के किस्से पढ़ेंगे, उनके प्रति आपके अंदर और सम्मान की भावना जागृत होगी। इसलिए परमवीर भी है, वॉर भी है और डायरी भी है, तीनों चीजें हैं इसमें शामिल। वाह वाह, आपने बहुत प्यार से इस चीज का वर्णन किया कि परमवीर द वॉर डायरी। इससे यस। आपने जो चीज में शब्द बोले और आपने जो लिखे, आप पेन डाउन बहुत अच्छा करती हैं। अब हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। ये जब जी। आपने शुरुआत कर रहे थे, जब आपकी शुरुआत हो रही थी लाइफ को लेके, एक विमेन की लाइफ को लेके, शादी होना, शादी के बाद गृह गृहस्थी संभालना, फिर बच्चे होना, तो आपने कैसे धीरे धीरे कदम करके आज मंजू लोढ़ा पूरे वर्ष, पूरे विदेश में, हर जगह, इंडिया वर्ल्ड में फेमस है। तो आप अपने ही थोड़े थोड़े पीछे जाके शेड्स ऑफ लाइफ करके हमें बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि कोई कैसे छूता होगा आसमान को, हर किसी के पास तो विमान नहीं होता। अगर जज्बा हो दिल में कुछ भी कर गुजरने का, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। मैं एक आम, जो कहते हैं ना, हम लोग एक जैन मारवाड़ी परिवार की मैं बेटी, जहां पर प्यार तो हमें बहुत था, लेकिन हमको उस समय एक्सपोजर ज्यादा नहीं था। और मैं जैसे कॉलेज में गई ना, तो मैं पिताजी से बड़ी रो धो के 4 दिन तक की, पिताजी मुझे कॉलेज में तो आप बस मुझे जाना ही है एक बार, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज में भी हो, क्योंकि हम लोग सब संयुक्त परिवार में रहते थे। तो सबकी बस, हमारे यहाँ क्या 14-15 साल के हुए नहीं, बस लड़का देखना शुरू कर दो। अब लड़की की शादी करनी होगी, बिजनेस परिवार से हैं, तो लड़के पढ़े लिखे मिलेंगे नहीं, तो लड़की को ज्यादा क्यों पढ़ाना है, ये उस समय की सोच की बात। तो भी मेरे पिताजी ऐसे बहुत मतलब प्रोग्रेसिव विचारों के थे। तो मैंने जब उनसे कहा कि पापा मुझे पढ़ना ही है, तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है बेटा, तो मैं, उन्होंने लड़कियों के कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया था। और तब से मेरा एक सपना था कि मैं एक वकील बनूं। लेकिन हुआ यूं कि 18 साल की, और ये वकालत का मन में क्यों आया मुझे नहीं पता, शायद मैं फिल्मों के जो वकालत के सीन देखती थी ना, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती थी। और मुझे भी लगता था कि इसी तरह से मैं दलील करूंगी, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी और सच्चे लोगों का साथ दूंगी, मन में तब से भावना थी।
और शायद बचपन से एक भावना ये भी थी कि चाहे बड़ी हो जाऊं तो मेरा अपना एक व्यक्तित्व है। हाँ, मेरा पति का नाम मेरे साथ लगेगा, मेरे बच्चों का नाम भी मेरे साथ लगेगा, लेकिन क्या मैं कुछ खुद भी ऐसा नहीं कर सकती कि जिससे लोग ये पहचाने कि नहीं, ये मंजू लोढ़ा है, और कभी मेरे पति को भी ये कह दें कि ये मंजू लोढ़ा के पति है। तो ये सपना मैं देखा। वाओ, तो ये ब्यूटीफुल सपना सपना। देखा करती थी। हाँ, तो लेकिन 18 साल में शादी हो गई, 19 साल में पहला बच्चा हो गया, 21 साल में दूसरा बच्चा हो गया, तो अपने सपनों को मैंने भुला दिया, अपनी गृहस्थी में रम गई, अपने बच्चों के लिए सपना देखना शुरू कर दिया। उनको मैं पढ़ाती थी, करती थी, और 9th तक तो मैंने उनको पढ़ाया, फिर 10th की पढ़ाई मैं नहीं करवा सकती थी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई, वो इंग्लिश मीडियम के, तो मैं मैथ्स साइंस मैं नहीं करा सकती थी, तब उनके ट्यूशन लगवा दिए। फिर बच्चे क्या हुए, 12th के बाद में बाहर पढ़ने चले गए, और पति देव भी पॉलिटिक्स में आ गए, तो उनका अपना समय पूरा वहां चलने जाने लगा, और बच्चे बाहर चले गए, तो मैं क्या करूं। तब मैंने सोचा कि अब सही समय आ गया है कि अब मैं अपने सपनों को पूरा करूं। तब मैंने थोड़ा लिखना करना तो मैं शुरू किया, और मैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़ गई। अलग अलग संस्थाओं से जुड़ने से वहां मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि किस तरह से वहां महिलाएं काम करती हैं, और इस तरह से मेरा ये सफर शुरू हुआ। और फिर जब मेरे पोते पोती हुए, पायल आप दिख नहीं रहे हो बेटा। हाँ हाँ, वो हेलो, कैमरा आपको पता सुनाई नहीं। दे रहा है मेरी आवाज? एक सेकेंड। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ पर फिर। मैं हाँ, दिख नहीं रही तो हूँ। फिर हाँ हाँ। हाँ, आप दिख नहीं रहे हो। तो मेरे पोते पोती जब हुए, उस समय मुझे लगा कि मैं इनको क्या गिफ्ट करूं, कि जैसे धन संपदा है तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं इनको कुछ ऐसी चीज मैं विरासत में देकर जाऊं कि ये जब भी देखेंगे कि नहीं, हमारे दादी ने हमें एक अमूल्य चीज दी। तब मैंने जब जब मेरा मतलब पहली पोती हुई तब मैंने किताब लिखी, दूसरी हुई तब ऐसे लिखी, ऐसे मेरे 5 पोते पोती हैं, मैंने पांचों के लिए एक अलग 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 किताब उनको समर्पित की, क्योंकि शायद वो पढ़ेंगे बाद में, जब बड़े होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी दादी ने हमारे लिए ये किया। तो मेरी जो सेकंड इनिंग चालू हुई, मैं ये एक तरह से कह सकती हूँ कि मेरे पोते पोतियों के माध्यम से शुरू हुई, कि उन्हें कुछ देने के ख्याल ने मुझे लिखने को प्रेरित किया, और मैं लिखना शुरू की। और जो ये परमवीर चक्र वार डायरी ने तो मेरे जीवन में एक अलग अध्याय जोड़ दिया। और इसके माध्यम से मैंने लंदन में भी काफी कार्यक्रम किए, क्योंकि ये विषय ही ऐसा था जहाँ इस विषय को हर किसी ने सहारा, और हर किसी ने इसे पसंद किया, और इस तरह से कदम दर कदम मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं आगे बढ़ती गई। हाँ, वाओ, पता नहीं आंटी, एक कॉल आया था आपके साइड से लीला जी का कि कंफर्म है कि नहीं, बट उसके हाँ, बाद हाँ। मैं दिख ही नहीं पा रही हूँ। मैंने उनका कॉल कैंसिल किया, उसके बाद मैं दिख नहीं पा रही हूँ। ओह माय अच्छा, गॉड। क्यों यस ऐसे? विवेक, लीला को आई डोंट बोला। नो मेरा हेलो। कैमरा। नहीं नहीं, उनने मेरे को सिर्फ कॉल किया था कि आप चालू हो कि नहीं, बट आई कांट सी नाउ। मैं आपको देख हाँ, पा रही हूँ हाँ, पर मुझे कोई नहीं देख पा रहा है। आई डोंट नो हाउ टू हाँ, आपको हम स्टार्ट नहीं नाउ। देख पा रहे हैं। हाँ, हाँ। और मैंने कैमरा चालू ही रखा है, बट स्टिल आई कांट सी यू। अच्छा। नेवर माइंड, एक सेकेंड, हम वापस से इस चीज को करते हैं। होल्ड जी, करिएगा, जी। मैं वापस से जी, करती जी। हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जी बेटा, जी बेटा। काइंडली लॉग इन अगेन। ओके, एक सेकेंड, मुझे वापस से मैसेज आया कि लॉग इन करना पड़ेगा। एक सेकेंड। हाँ, ओके, ओके। आप वहां पर ही रहना, आप वहां पर ही रहना, जी, मैं जी, करती हूँ। जी। आप मुझे देख सकते हैं? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वी आर लाइव नाउ। ओके, सॉरी, ओके, कोई मैं थोड़ी प्रॉब्लम देर के नहीं। लिए मिस्टर इंडियन बन गई थी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वाओ, वेरी नाइस। यस, तो आपने ऐसे करके अपने सपने देखे थे कि मैं कुछ करूंगी, और आपने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया अपने बच्चों को, और फिर जी। 10th में लगा कि नहीं, ये सब मैं नहीं पढ़ा सकती। फिर आपने शुरुआत कर ली अपनी जर्नी की, और संस्था के साथ जुड़ के आपने स्टेज पे अपने थॉट्स रखना शुरू कर दिया। वाओ, ब्यूटीफुल जर्नी। तो हाँ, आपकी टर्निंग पॉइंट कैसा हुआ था? आपने 360 डिग्री कैसे टर्न हो गए कि एक टाइम पे ऐसा होने लग गया कि आपको कॉल्स पे कॉल्स आने लग गए, मंजू जी आप यहाँ आइए, मंजू जी आप यहाँ आइए। तो कैसी एक भावना थी, कैसा फीलिंग था? आप ये भी बताइए, क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी, आपकी एज मिडिल एज हो गई थी, और उसमें जी। शुरुआत करना
और अपने आप का नाम एकदम रोशन करना, जगमगाना, तो वो कैसी एक शुरुआत थी और आपको महसूस कैसा हुआ, ये बताइए आप? अम, पता नहीं कि मैंने कहीं बोलती हूँ ना कि वो ऊपर वाला सबकी डेस्टिनी तय करके रखता है कि कब क्या होना है। हम कितना भी सोचें, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मंच पे जाऊंगी, मैं बातचीत करूंगी, मैं लिखूंगी। लेकिन शायद मेरे अंदर एक कला भगवान ने दी हुई थी, लेकिन उसे एक दिन मैंने पहचाना, क्योंकि नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है और हमें पता नहीं पड़ता कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा छिपी क्या हुई है। चाहिए? और फिर जी। मैंने उस पे मेहनत करनी शुरू की। और अच्छा, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से। मैं हर तरह की हम्म। किताबें पढ़ती थी। मीन्स मैं स्कूल के दिनों से ही मुझे किताबें पढ़ने का शौक था। तो मैं वाओ। और फिर जब मैंने ये मेरा मुझे लगा कि मुझे ये मंच पे करना है, ये है, तो फिर मैंने डायरी बनानी शुरू की, जैसे मैंने कहा। और जहां पर मुझे बहुत अच्छी चीज लगती थी कि नहीं भाई ये चीज बहुत अच्छी है, इसे पढ़ना चाहिए, इसे डायरी में लिखना चाहिए, मैं डायरी में लिखने लगी। फिर मैं थोड़े थोड़े मुक्तक याद करने लगी, 4-4 लाइन के मुक्तक, कि ये जहां भी स्टेज पे हो तो सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक मैं उनको याद नहीं कर लेती थी, तब तक मेरा वही ध्यान रहता था। मैं खाना बना रही हूँ तो उसी में मेरा मन है, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, चल रही हूँ, ये है तो। लेकिन मुझे आज रात तक अपने आप को मैं एक चैलेंज करती थी कि आज ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए, आज तुमको ये याद हो जाना चाहिए। फिर बिल्कुल। दूसरे दिन 4 लाइन याद करती, तो पहली 4 और दूसरी 4 उनको कंटिन्यू हम्म। करती। इस तरह से मेरा मतलब मैंने कम से कम 10 डायरियां भर दी हैं इस तरह से, अलग अलग विचारों की। और वाओ। वो डायरियां, और वो समय समय पे लोगों का मतलब अच्छे अच्छे लोगों के विचार जानना, उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और लोग इसे पसंद करने लगे। और मैंने पहले दिन से ही तय कर लिया था स्टेज पे, जब मैं पहली बार गई थी, कि मैं अपने हाथ में कभी भी कोई पेपर नहीं रखूंगी, मैं देखकर कोई बात नहीं करूंगी। मुझे भले 2 मिनट बोलना है कि 5 मिनट बोलना है, मैं आमने सामने और श्रोताओं के आंखों में आंखें डालकर बात करूंगी। उसका एक जो प्रभाव होता है वो अलग होता है। और इस तरह से ये मेहनत शुरू हुई, और आज ये है पायल कि मैं स्टेज पर 1 घंटा भी बिना देखे बोल सकती हूँ। तो ये भगवान ने मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया, सरस्वती माता का आशीर्वाद कहिए। तो ये एक तरह से मेरा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मेरे में बहुत बुद्धिशाली हूँ, लेकिन मैं मेहनती बहुत हूँ। मैंने जो भी काम करना है मुझे मेहनत से पूरा करती हूँ। जो काम हाथ में लेती हूँ, नहीं उसे मुझे करना है तो मुझे पूरा करके छोड़ना है, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे वाओ। मेरी मेहनत है और प्रभु का आशीर्वाद है, ये है। और बहुत अच्छा वेरी लगता गुड। है जब तो लोग। ये आपके, हाँ, आपको हाँ बुलाते बेटा। हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी, ओके। जी। तो आप बहुत मन को अच्छा मुझे लगता ये है कि बताइए मंजू जी, आपने जी, आप हाँ बेटा। स्पीकर बने, आप ऑथर बने, और आपने एनजीओ खोला। एनजीओ खोलने के बाद आपने अपना खुद का स्कूल है, आपका लोडा स्कूल है। तो ये सारी जी, कैसे-कैसे जर्नी शुरू हो गई और उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता था? आप पूरा कितना ध्यान रखते थे कि नहीं मुझे ये करना है? और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आपकी एक लाइब्रेरी भी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, जी। जी, हमारे देखिए पहले जो हमारी शुरुआत हुई ये एनजीओ की, मेरे जो देवर थे छोटी उम्र में चल बसे थे। तो हमारी एक बिल्डिंग बन रही थी नाला सुपारा में। तो हमने वो फ्लैट बेचे नहीं, हमने सोचा कि उनके नाम से हम एक स्कूल शुरू कर देते हैं। छोटी सी बिल्डिंग को मैंने वहां स्कूल शुरू कर दिया, और वो आज मतलब 31 साल से वो स्कूल मैं ही देख रही हूँ, मैं ही चला रही हूँ, ऐसे सोचिए। ब्यूटीफुल। और वहां पर मैंने ये सोच लिया था कि वहां सबसे जो निम्न वर्ग के आय के वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चों को मुझे वहां पर पढ़ाना है। आज 30 साल के बाद भी मेरे वहां स्कूल की फीस मंथली 800 रुपीज है, ओनली आफ्टर 30 ईयर। जबकि आज लाखों लोग लेते हैं फीस, तो मेरी सिर्फ 800 रुपए है। और फिर उसी श्रृंखला में मैंने एक डोंबिवली में स्कूल शुरू की। और अभी सारे लोग मेरे स्कूल में आना चाहते हैं क्योंकि फीस कम है, लेकिन साथ में पढ़ाई बहुत अच्छी है। और हम लोग सब तरह का, जैसे बच्चों को नृत्य भी सिखाते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं, हम लोग सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं, तो लोगों को। और हमारी स्कूल भी अच्छी है, हमारे टीचर्स भी अच्छे हैं। जो टीचर हमसे तब से जुड़े हुए हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत में वाओ। ये और आज मेरे पास मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसे फिर ऐसे एक एक करते हुए आज हमारी 7 स्कूलें बन चुकी हैं। और लगभग हमारे मतलब 20,000 से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये एक तरह का वाओ। बोलते हैं ना कि आप किसी को शिक्षा देते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, कि ये भी एक तरह का एक क्या बोलते हैं आपकी तरफ से एक दान है।
दान है। दान दान भी मैं नहीं कहूंगी, एक अपना जो समाज के प्रति एक ऋण होता है वो चुकाने की एक कोशिश है कि आप लोगों को विद्या दे रहे हो, है ना। तो आज भी बच्चे हैं और वहां उस स्कूल में 2000 बच्चे हैं। सोचिए, मेरे को 3 शिफ्ट चालू करनी पड़ी, फिर मैंने आजू बाजू के जो भी नीचे के जिनके गैरेज थे वो मैंने खरीदे, आजू बाजू की कोई बिल्डिंग थी उनको मैंने खरीदा, कि इस तरह से मेरा ये सफर शुरू हुआ। और आज भी वहां पे लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और उनको रिजनेबल मतलब फीस मतलब बहुत कम फीस देनी पड़ रही है, और उसमें और हमारे बच्चे 60% हमारा रिजल्ट रहता है, और हमारे कई बच्चे 94, 93% लेकर आते हैं। और पिछले वर्ष हमारी एक स्कूल की लड़की तो पूरे महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड में सेकंड आई। वाओ, ब्यूटीफुल। मीन्स आप में एक था, जज्बा था कि जिस दिन मैं चलूंगी या जिस दिन मैं लाइट करूंगी तो पता चल जाएगा कि उजियाला, और वो बोलते हैं ना, दिया जल रहा है, और वो आपका अंदर से अंदरूनी है कि मैं धीरे 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 करके आपने स्कूल किया, आपने एनजीओ खोला, आपने अपनी लाइब्रेरी खोली, और सबसे अच्छी आपकी भाव थी कि जब आपके देवर जी बहुत छोटे उम्र में चले गए तो आपका एक प्यार था कि मैं कुछ करूं और अपनी सोसाइटी को वापस से रीपे करूं एक अच्छे वे में। ओके, तो आपने परमवीर लिख ली। अब मैंने रिसेंटली आपकी बुक में मैं भी थी, जिसमें जब आपने अपनी बुक लिखी है, दैट इज कॉल्ड ऑल दैट आई एम मंजू लोढ़ा। जी इसके बारे में ये बताइए कि आपको टाइम्स मीन्स आपने मेरे ख्याल से ना करके अपनी 30 ईयर या 28 ईयर की जर्नी जो आपने चलाई, आपने इतनी मेहनत करी, और फिर आपको टाइम्स में से फोन आता है कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी पूरी जर्नी लिखिए, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि इंस्पायर करो, क्योंकि हर लड़की में एक आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास और एक जिज्ञासा है कुछ करने का, पर पहला कदम ही डिफिकल्ट होता है, फिर तो जर्नी कहाँ माइल्स तक चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो मंजू लोढ़ा जी, आप मुझे ये बताइए कि जो भी हमें सुन रहा है और अभी अगर जो घर में बैठे हैं और हमने अभी तक अपना पहला कदम नहीं बाहर निकाला, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं, उन्हें कैसे इंस्पायर करना चाहती हैं? मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, 3 बातों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें खुद को पहचानना होगा कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा छिपी है। देखिए, कोई बाहर वाला आकर अपने को नहीं बताएगा कि आपके अंदर क्या छिपा है। सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ। फिर आप उसके ऊपर आप मेहनत शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, आपको ये करना है कि मैं कब तक कर सकती हूँ। ये चैलेंज आपको देना है कि नहीं, मुझे करना तो है ही है। दूसरा, हमारे पास 24 घंटे हैं, हम सबके लिए देते हैं, लेकिन दिन के 24 घंटे में से आप 2 घंटे स्वयं के निकालें, जहां सिर्फ आप हो, आपका शौक है। आपको कुकिंग आती है, उसमें जाइए, नृत्य आता है, उसमें जाइए, आपको योगा करना है वो करिए, मतलब आपको जो फील्ड चाहिए, आपको जो पसंद है, लेकिन वो पूर्णतः आप अपने आप को वो 2 घंटे देंगी। और तीसरा और सबसे अहम चीज है कि अपने सभी परिवार वालों को ये बताइए कि एक महिला को भी उसकी आवश्यकता होती है। हम सबके लिए हैं, लेकिन हम अपने लिए भी हैं, क्योंकि मेरा हमेशा कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने आप की फेवरेट बनिए। आप अपने आप की फेवरेट बनते हो, आप अपने को पसंद करते हो, आप स्वयं को पसंद करते हो तो दूसरे आपको पसंद करते हैं, और आप पसंद अपने आप को करते हो तो आप खुश रहते हो, आपके अंदर से आनंद बहने लगता है, और जब आप आनंदित रहते हो तो बदले में आप दूसरों को आनंद देते हो। तो ये वाइसा वर्षा ये है कि आप खुश रहो और सबको खुशियां बांटो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही निकल जाती है। और आजकल कई बार ऐसा होता है ना कि अभी तो कई बड़े घरों में तो सब नौकर चाकर भी सब रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप दिन भर क्या करोगे? फिर हम क्या करेंगे? शॉपिंग के लिए जाएंगे, विंडो शॉपिंग में पूरा दिन खत्म कर देंगे। हमारा पल पल हम ऐसे ही खत्म कर देते हैं। क्यों हमें अपने समय को बिगाड़ना है? कि पल को गुजारना है यूं ही, पल तो गुजरते जाएंगे, ये काफिले जीवन के बनते बिगड़ते जाएंगे। लड़ना नियति से कैसा, खुद ही चुने राह अपनी, वरना रह जाएंगे खड़े, ये मोड़ हमें भरमाएंगे। जीना सीखे लम्हों से, मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, चलना ही तो जीवन है, रुक गए तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए चलते रहिए, आपकी जर्नी आगे है। और पायल, मैं एक चीज कहती हूँ कि एक रात कम जिए तो क्या हुआ, कम जिए सही, लेकिन जब तक जिए मशाले जला कर जिए, मशाले जला कर जिए।
तो बस अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लीजिए कि हम जब तक जीवित रहेंगे हम एक दीपक बनकर जिएंगे, ताकि हमारे आसपास रहने वाले लोग किसी न किसी रूप से हमसे प्रज्वलित हो सकें, हमसे उनको कुछ न कुछ फायदा हो सके, कि हमने उनके जीवन में हम एक मुस्कुराहट लाकर दे सकें। अगर किसी दिन आप किसी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो, आपको कितना अच्छा लगता है रात को जब आप सोते हो कि आज मेरी वजह से देखो मैंने किसी का कितना भला किया। सोचो, तो हम अपने पूरे जीवन में अगर एक चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर, तो चीर बसंत कहलाए। और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दे ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। तो हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम सबके अंदर कुछ न कुछ जरूर है, हम सबके अंदर एक प्रतिभा छिपी है, बस आप उसे बाहर निकालिए। और महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही ये होता है कि आप स्वयं आगे मत बढ़ो, आप दूसरों को आगे बढ़ाओ, दूसरों का हाथ पकड़कर साथ हम में आगे लेके। बढ़े, साथ चले। कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, तो ये कारवां बनता जाएगा। आज आपने मुझे पुराने 2 साल पहले वाली बात याद दिला दी कि मैं और आप एक ही मंच पे थे और आज हम यही बातें कर रहे थे ज़िंदगी को लेके, शेड्स ऑफ लाइफ को लेके। और आज बिल्कुल। आप वापस से आपने मुझे वो लम्हे याद दिलाए, मुझे आज भी याद है। सुनने वाले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सुनिएगा ज़रूर व्यूअर्स। हर वक़्त मुझे मंजू जी ने ये सिखाया कि पत्नी होना बहुत अच्छी बात है, माँ होना बहुत अच्छी बात है, बेटी होना बहुत अच्छी बात है। पर अपने आप से दोस्ती करना भी बहुत अच्छी बात है। जिस दिन अपने आप से दोस्ती कर लोगे ना, तो कुछ करने की चाह होगी और जब चाह होगी, तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो ये तो आज चीज़ पायल आपने कहाँ से मंजू कहाँ पहुँच गई है, आज पायल कहाँ यस से कहाँ पहुँच गई है। 2 साल की पहले की पायल, 3 साल पहले की, और आज की 2 साल, पायल में रात दिन का फर्क। 2 साल हुआ बेटा, 3 साल शायद। जब 2 मेरे, साल मुझे याद जुलाई। नहीं, वो मेरी पोती 3 साल की होने आ रही है। हाँ 3 साल हो गए जब उसकी गोद भराई थी, और तब हमारी बातचीत हुई थी। मेरी बहू की, उन दिनों हाँ, हमारी हमारी बातचीत पहली हुई। बातचीत 3 साल पहले हुई थी। यस। हाँ हाँ। तो मैं ये चीज़ और ये चीज़ लाने का मेरा एक ही मकसद है कि हर इंसान में कुछ अलग है, पर उसे चाह और जो चीज़ उन्होंने कहा कि हमें समझने की ज़रूरत है और कोई हमें आके नहीं समझाएगा। मंजू जी आपने ये अपनी एनजीओ जब चालू की, तो ऐसा आपके एनजीओ में क्या हुआ, जो आपको एक अलग एनजीओ से फ़ील कराता है कि नहीं यार मैंने एक एनजीओ बनाया, मेरे ये चीज़ हुई, मेरी वो चीज़ हुई। आपको कौन-सी चीज़ याद है और हमेशा एक स्माइल आ जाती है कि मेरे एनजीओ से ये चीज़ हो रही है? देखिए, मेरा एनजीओ 25 साल पहले मैंने शुरू किया, 25 साल पहले। और सबसे पहले मैंने, हुँ। हमारी क्या सोच रही कि हम उसमें कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स शुरू करें जो आज हमारी गवर्नमेंट की भी स्कीम है। मैं उस समय 25 साल पहले मैंने वो स्किल हुँ, डेवलपमेंट हुँ। शुरू किया, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि आप भोजन किसी को सुबह कराते हो तो दोपहर में भी कराना होगा, शाम को भी कराना होगा। लेकिन जब आप किसी को शिक्षा देते हो, हुँ। तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वो स्वयं का और पूरे परिवार का वो पेट भरता है। तो उस समय मैंने इस तरह के क्लासेस शुरू किए, मेहंदी के, ब्यूटिशियन के, इलेक्ट्रिशियन, फिर ये मोबाइल का, वाओ! रिपेयरिंग का, वेल्डिंग का, मतलब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए मैंने ये सारे, हम लोगों ने ये शुरू किए। हमारे पास एक जगह थी ऊपर पालकेश्वर में ही, वहीं हमने ये क्लासेस हुँ, हुँ। शुरू किए। और जब वो लड़कियां वहां से वाओ! पढ़कर, सीख कर बाहर निकली, और फिर जब वो आकर मिलती कि हमें, हम इस महीने हम कमाने लग गए हैं हम लोग, क्योंकि सबको जरूरत होती है, तो घर घर जाकर वो किसी की मेहंदी मांड रही हैं, ब्यूटिशियन का कर रही हैं। और तो इस तरह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो ये चीज एक चेहरे की मुस्कुराहट के लिए कितनी बड़ी चीज है कि नहीं, चलिए कि आपने कुछ मेहनत किया तो किसी को कुछ फल मिल रहा है इसका। तो उस समय हमने ये शुरू किया था। और मेरे हस्बैंड जब एमएलए बनने के लिए, मतलब एमएलए के इसमें चुनाव में आए, तो हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे। तो जहां हमारे यहाँ एक साइड में बहुत सारी अट्टालिकाएं हैं, तो वहीं स्लम भी हमारे वाओ! एरिया में बहुत है। तो जब उस स्लम में हम घूमने लगे, तब हमें पता पड़ा कि उनकी क्या जरूरत है, वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो उसको देखकर ही मैंने ये सब शुरू की थी कि हम उनके लिए कुछ मदद कर सकें।
और फिर तो हमारे इसमें कई स्कीमें जुड़ती गई, हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज 25 साल से हमारा एनजीओ इतनी अच्छी से चल रहा है और लोढ़ा फाउंडेशन के नाम से हर कोई इसे बॉम्बे में तो जानता है कि इस तरह से भाई लोढ़ा फाउंडेशन है। और एक बात है कि ये सब हम किसी से बाहर से कोई फंड नहीं लेते हैं पायल, सब हमारे अपने आप पे करते हैं। और इसी तरह से हमने कि छोटा छोटा करके भी, और मेरा ये और यही नहीं, यहाँ इस साउथ बॉम्बे के अलावा हम लोग डोंबिवली, थाना, हर जगह जहां हमारा काम है उसके आसपास वाले जो भी एरिया है वहां हम इस तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि जहां से आप कुछ पा रहे हो तो वहीं वहां उस समाज को वापस आपको देना है, ये आपका फर्ज बनता है, आपका समाज के प्रति ऋण बनता है। तो यही सोच थी और यही सोच आज यहाँ तक पहुंच गई है। चालू है। आपने आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आपके एनजीओ में आपने कमाना सिखाया। एक होता है कि हमने आज दे दिया वो तो खत्म हो जाएगा, पर आपने हर दिन पैसे की अपने आप कमाई की एक जर्नी शुरू करवाई। वो चीज एक दिन देने की बात अलग है और हर दिन कमाना, अपने हाथ से कमाना, तो और वो 4 जन को सिखाएगा तो वो स्प्रेड एक अच्छी चीज हुई। वेरी गुड। ये आपके एनजीओ में मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि डोर टू डोर लोग सर्विस देने लग गए, अपना काम करने लग गए, पैसे कमाने लग गए, आत्मविश्वास उनका जागने लग गया कि हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो हमने आपने बहुत अच्छा काम किया। कंप्यूटर क्लासेस शुरू की क्योंकि वो भी आज की जरूरत है, टेक्नोलॉजी। हमारे कंप्यूटर क्लासेस में आज तक लगभग लाख से भी ऊपर लोगों ने फ्री कंप्यूटर हमने सिखाया है। इसके अलावा हमने 50,000 सीनियर सिटीजन को हमने लैपटॉप चलाना और स्मार्टफोन चलाना हमने सिखाया कि वो घर बैठे हैं, घर बैठे तो अपने दूर बैठे हुए बच्चों से या अपने मित्रों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, किस तरह से बातचीत कर सकते हैं, वो हमने सिखाया। मीन्स और जब लोग ये आशीर्वाद देते हैं कि आपकी वजह से हमने ये सीखा तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। हमने लोगों को यात्राएं करवाई, कई बुजुर्गों को, वो कहते हैं कि हमने पूरे जीवन में यात्रा नहीं की लेकिन आपकी वजह से हमारी ये, हमने पंढरपुर किया, हमने नाथद्वारा किया। तो एक मतलब सारी चीजें इतनी दिल को एक तसल्ली देती हैं, संतोष देती हैं, आनंद देती हैं कि नहीं, हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं कुछ भी। जैसे मैंने एक कविता लिखी कि आज मैंने बैठे बैठे कुछ नहीं किया, सिर्फ सोचती रही और जो भी जीवन में गलतियां की हैं उस पर विचारती रही, आत्मलोकन करती रही, आत्म मंथन करती रही, जो भी अच्छा किया है उस पर भी एक नजर डाली, क्या खोया क्या पाया, ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मेरा जीवन ये सार्थक है, इस पर सोचती रही। उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है बेटा पायल? वो वापस चले गए। हेलो हेलो हेलो। यस यस यस, फोन आ गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। आपने जो बोला मैंने सुना कि आपने ऐसे करके सारी नई नई चीजें करी, और जब आप लोग को एक पॉजिटिव लोगों के रिस्पॉन्स आते थे कि थैंक यू, आपकी वजह से हम सीख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को और बूस्टअप करते थे कि नहीं आज हम ये लेवल में पहुंचे। इसका मतलब तो मंजू जी ये हो गया कि आप अपने आप को हमेशा कहते थे ये साल मैंने ये किया है तो मुझे ये साल, दूसरे साल मुझे और मेहनत करनी है। सो चैलेंज योरसेल्फ, या एग्जैक्टली। आपका किसी और के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपनी प्रतियोगिता अपने आप से है। हाँ बस मैं हमेशा कहती हूँ किसी और को मत देखो, क्योंकि एक्सेप्ट योरसेल्फ व्हाट यू आर। हमें भगवान ने एक अलग ही पीस बनाया है, हम दूसरे से कंपेयर क्यों करें? और हमारी जितनी हैसियत है, हम जितना कर सकते हैं अपने आप में करिए, कंपेयर मत करिए और अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। ये मैं आज की युवा पीढ़ी को भी कहती हूँ कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। दूसरों के साथ हम करते हुए हम क्या होते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि अरे उसके पास इतना है मेरे पास नहीं, तो किसी और का तो मेरे काम आना नहीं, जो मेरे पास है वही मेरे काम आएगा, तो मैं क्यों दूसरों का देखूं, अपने आप को देखूं। और तीसरी चीज मैं हमेशा कहती हूँ, एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, कि आज ही जिंदगी का आखिरी दिन है तो हम किस तरह से एंजॉय करेंगे, तो हम सबको क्षमा कर देंगे, सबके साथ प्रेम से रहेंगे और हर चीज छोटी छोटी में खुशियां ढूंढिए। हम बहुत बड़ी चीजें देखने जाते हैं, अरे मैं विदेश जाऊंगी तो खुशी होगी, अरे भाई क्यों, मैं आज ये गार्डन में जाकर भी तो खुश रह सकती हूँ ना, क्यों नहीं रह सकती हूँ? हाँ, मैं मेरे बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकती तो उनके साथ क्रिकेट खेल सकती हूँ, मेरी माँ बाप को मैं तीर्थ यात्रा नहीं ले जा सकती तो मंदिर की सीढ़ियों पे तो ले जा सकती हूँ उनका हाथ पकड़ के, उसमें खुशी है। मैं मेरी पत्नी को महंगे महंगे या पति को महंगे महंगे गिफ्ट नहीं ला सकती, लेकिन उनकी गोदी में सर रख के तो सो सकती हूँ। तो ये छोटी छोटी खुशियां आप ढूंढिए, हम बड़ी खुशियों के चक्कर में ये छोटी छोटी खुशियां
हम भूलते जाते हैं, लेकिन जीवन में इन छोटी छोटी भूल खुशियों के जाते बहुत हैं। मायने हैं। इसी के मायने हैं। आप देखिए अभी जैसे कि इस बार ये साल क्या लीप ईयर था, हमें एक दिन ज्यादा मिला। हम्म 300 फरवरी में हम्म 29 दिन थे, हमेशा 28 दिन होते हैं। हम्म तो ये देखिए एक दिन ज्यादा मिलना, 24 घंटे ज्यादा मिलना कितनी बड़ी बात है। इसको कौन समझ सकता है? जब रात्रि के नीरव सन्नाटे में कोई मीठी मधुर बांसुरी छेड़ता है तो कितनी मीठी लगती है, पर उसे समझ कौन सकता है? जो जाग रहा होता है, सोया हुआ नहीं समझ सकता है। और ये एक एक्स्ट्रा मतलब हमको बोनस मिलता है तो वो कितना अच्छा लगता है। तो एक एक्स्ट्रा बोनस एक दिन का बहुत बड़ी बात होती है। जब अभी हम सर्दियों के दिन है सोए रहते हैं और माँ कहती है बेटा थोड़ी देर और सो जा, जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, कितना अच्छा लगता है मुझे बताओ। हाँ, लगता है ना? अरे एग्जाम है ना, एग्जाम अरे आज है, नहीं नहीं कल है, हाँ एक 24 घंटे मुझे और मिल गए, मैं और पढ़ लूंगा। तो ये एक एक पल की कीमत होती है कि वो उससे पूछो जिसका एक साल जो फेल हो गया हो, जिसका बच्चा एक महीने पहले पैदा हो गया, सोचो कि उस एक एक पल की कितनी कीमत होती है। अचानक आप किसी अनजान शहर में और आपके कंधे पर आकर आपका दोस्त कोई हाथ करता है, पीछे मुड़ते हो, अरे वाह मेरा दोस्त है यहाँ पर इस अनजान जगह में। आपको गाड़ी पार्किंग करनी है, मिल नहीं रही, अचानक एक गाड़ी निकलती है और आपको पार्किंग प्लेस मिल जाती है, वाह कितनी खुशी होती है। हाँ, आपको छोटी चाहिए छोटी खिड़की की चीजों में, सीट राइट। चाहिए, जो छोटी छोटी खुशियां, मैं बोलती हूँ कि इन चीजों को मायने रखते हैं। हम सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां बहुत मायने रखती है, इसको याद करिए और हो सके तो इसको अपनी डायरी में नोट भी करिए। और जब कभी आप पढ़ोगे तो आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आएगी कि अरे वाह, मैं इन खुशियों को मैं तो पहचान ही नहीं पाया था, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ। तो इन खुशियों को ढूंढिए आप। हाँ ये बात आपने बहुत सही कही। और अभी ये जो लास्ट लाइन आपने कही है, मैंने अभी शकुंतला देवी मूवी देखी थी, बहुत ज्यादा हाँ दिल हाँ को टच कर गई, बहुत ज्यादा। उसमें वो हर दिन अपनी माँ को कोसती है कि मुझे ये दूर कर दिया माँ, मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, मुझे ये नहीं करने दिया। और एक दिन अपने मॉम और बेटी का ही कॉन्फ्लिक्ट होके दोनों सामने आमने बैठती हैं, और जब माँ बाहर निकलती है और एक बुक होता है काला सा, वो हमेशा उस बुक को कोसती रहती है, माँ इस बुक में क्या करती है पता नहीं। और जब समय देखती है तो याद आता है कि ये तो माँ मेरे ही तो समय थे। और वो कह रही है, कोस रही है कि मैं इतनी हाँ दुखी थी तो मैं मुस्कुरा कैसे रही थी माँ, मैं मुस्कुरा कैसे हाँ रही थी। हर सही सही, फोटो में मुस्कुराहट बोल के अगर मैं कोस रही हूँ, बिल्कुल तो शायद शायद हम अपने आप को समझने में कहीं ना कहीं गलत हो कहीं जाते हैं। तो, हाँ हाँ, और कहीं ना कहीं। और आज ये आपने जो बड़ी बात कही है कि छोटे में खुशी होना, ये बहुत बड़ी बात है। आज आज हम खा पा रहे हैं, ये ईयर को मैं बोलती हूँ फैमिली ईयर। ये ईयर को मैं बिल्कुल कहती हूँ आज हम सब बैठ के खाना साथ में खा रहे हैं, देसी खाना खा रहे हैं। होटल्स, काफी चीजें बंद हो गई थी तो तीनों सब मिलजुल के काम कर रहे थे। तो हर चीज को खुशियां ढूंढने का काम हमारा है, किसी और का नहीं है। मंजू जी, आपने बातों में बहुत ही ज्यादा गहराइयां है, इसलिए आप इतने प्यार से उसे लिख के बयान कर सकते हो। और ये जब मैंने बुक पढ़ा था आपका, जब मैंने ये जी, बुक पढ़ी आपकी, सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी, जब आपकी तस्वीर मैंने अंकल के साथ देखी और आप एक गार्डन में थे और अंकल आपके गोदी के ऊपर सर रख के कर रहे थे, तब मैंने महसूस किया कि पुराने समय को जब थोड़ा सा आप देखना शुरू करोगे ना, खुशियां थोड़े थोड़े चीजों में दिखेगी। आपने एनजीओ के बारे में बताया, आपने अपने लोढ़ा स्कूल के बारे में बताया। मुझे आपसे ये जानना है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, सिर्फ ये मेरी सोच थी जो मैं आपसे बयान कर रही हूँ। हम स्कूल बनाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपने जैसे कहा कि 800 रुपए में हम नॉलेज दे पा रहे हैं। आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि हमारे देश में कुछ ज्यादा ही मंदिर है, मंदिर की जगह भगवान, वो ओ माय गॉड मूवी में यही बताया कि मंदिर कि भगवान को जगह की जरूरत ही नहीं है, इस जगह हम गरीबों के लिए जगह बनाए या गरीबों के ऐसा कुछ काम करें। आप उसमें क्या कहना चाहती है कि हम मंदिर कम बिल्ड करके हम वही जगह को कुछ लोगों के लिए, जो जरूरतमंद लोग के लिए है, वो कुछ करे तो कैसा रहेगा? ये बात एकदम सही है कि मंदिर, क्योंकि ये सबके धार्मिक आस्था के केंद्र होते हैं मंदिर। जैसे हम्म हमारे जैनों में जैसे रहता है कि हम लोग हर सुबह बिना भगवान का मुंह नहीं देखते हैं तब तक चाय भी नहीं पीते हैं, कई लोगों के नियम होते हैं। और आजकल जब दूर दूर हम्म मंदिर होते हैं ना तो लोग जा नहीं सकते हैं, हर एक के पास सुविधा नहीं होती है। तो हर कोई क्या सोचता है कि मेरी बिल्डिंग में एक छोटा सा मंदिर हो जाए तो मैं कम से कम सुबह जाके प्रभु के हाँ, दर्शन कर लूं। ये सबकी धार्मिक आस्था के केंद्र राइट। है। लेकिन नए बड़े बड़े मंदिर बनाने से के साथ साथ हमें एक तो जो पुराने मंदिर हैं
उनका जीर्णोद्धार कराना चाहिए पहले तो, क्योंकि वो मंदिर तो वो टूटते जाते हैं, हम उनकी मंदिर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो मंदिर होने चाहिए, और हर मंदिर के साथ मैं सोचती हूँ कि कुछ वहां पर ऐसा एक सेवा का कार्य होना चाहिए जिसके माध्यम से आप समाज को कुछ वापस देते हो, क्योंकि ये हर एक का एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। आज राम भूमि का, आज मंदिर का वो हो रहा है, तो कितनी बड़ी हमको खुशी हुई कि हम अपने जीवन में ये सब देख सकेंगे जो 500 साल से नहीं देखे, है ना। तो हर एक कोई बनाना चाहता है, बनाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मत बनाइए, लेकिन बनाने के साथ कि मैं अगर, जैसे कि हमने जब लोढ़ा धाम बनाया ना, तो हमने उस समय कह दिया थी जो प्रतिष्ठा कराएंगे हम बहुत साधारण तरीके से कराएंगे, और जितना हमारा खर्चा उस प्रतिष्ठा में हुआ ना, उतना ही पैसा हमने डोनेशन में दिया। तो हमको वो करना चाहिए कि आप दोनों सम करो, ठीक है, लेकिन उतना ही आप कम खर्चे में करो। आप मंदिर बना रहे हो, बनाइए, लेकिन आप जो बहुत सादा, जैसे एक कार्ड है, आप एक पेज का ही कार्ड बनाओ, आप 100 पेज का कार्ड मत बनाओ, और वो फिर वेस्ट जाता है। तो उतने ही पैसे आप किसी न किसी जरूरतमंद के लिए भी, समाज के लिए भी रखिए। दोनों बराबर पैरेलल चलेंगे तो कोई हमें कुछ नहीं कहेगा कि आपने मंदिर क्यों बनाया। वाह, ये यही आपकी कला है कि आपने इतने प्यार से उस चीज को समझाया कि मंदिर भी जरूरी है, वो लोगों की आस्था है, और वही पैसे आप अगर चीज कर रहे हो वो भी करो, और हो सके तो जितना पैसा आपने मंदिर और चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, डाल रहे हो, वही चीज आप कुछ गरीबों के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए अगर आप कुछ करोगे तो दोनों साइड सही रहेगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। वेरी नाइस। बिल्कुल। अच्छा, आप हाँ। मुझे ये बताइए, जब आपने अपनी इतनी बड़ी जर्नी, प्यारी सी जर्नी करी, तो आपके हस्बैंड ने कैसे उस चीज को आपको बोला कि नहीं मंजू, आप जो सपना देखती थी वो आज हकीकत है, आज आपको हर जगह बुलाया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, और जब आप रिसीव करते हो एज अ अचीवर, आपको कैसा महसूस होता है उस वक्त कि 20 साल पहले की जर्नी में मैंने शुरुआत सोची थी कि मैं जाऊंगी स्टेज में, कभी एक्टर मुझे कुछ दे रहे होंगे, कभी बहुत बड़े, अभी आपने रिसेंटली आपकी पोती के साथ मिनिस्ट्री राजभवन में गए और आपको दिया, तो कैसा आपको लगा? हाउ वाज इट? बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप कुछ ऐसा कार्य करते हो तो मन को बहुत सुकून देता है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा कार्य किया। और जो देखिए, हम जो करते हैं वही हमारे पोते पोती सीखते हैं। आज इस लॉकडाउन में मेरी दोनों पोतियों ने इस तरह के कार्य किए कि उन्होंने लोगों को सिखाया, जूम के ऊपर लोगों की क्लासेस ली, और पैसे आप, कोई 500 रुपए थे, कोई भर रहा है तो भी ठीक है, नहीं भर रहा है तो भी ठीक है, आप आइए और सीखिए। एक ने एनिमल के लिए फंड इकट्ठा किया, और दूसरी ने हमारे जो सैनिक थे अभी जो बॉर्डर पे मरे, चाइना और इंडिया बॉर्डर पे, उनके लिए किए, और उनका सारा चीज जाके वो गवर्नर हाउस में देकर आए। तो हमारे बच्चे भी उसी पथ पर चलते हैं, उनका भी जो हमको देखते हैं वैसा ही वो भी करते हैं। तो दिल में मतलब ये होता है कि हमारी नई पीढ़ी भी ऐसी तैयार हो रही है, वो मन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी माँ से सीखा, और हम विरासत में वापस अगर अपने बच्चों को भी ये चीज दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे याद है कि मैं सबसे पहले देने का भाव, मैं बहुत छोटी रहूंगी, पायल 5 या 7 साल की रही होंगी। हम लोग रोज मंदिर जाते थे ना, तो मंदिर से आते हुए एक दुकान थी वहां पे जहाँ पर कैडबरी चॉकलेट मिलती है, और मुझे 5 स्टार बहुत पसंद थी। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे 5 स्टार दिलाओ। तो मम्मी ने मुझे वो चॉकलेट दिलाई, और उसी समय एक लड़की जो थी, गरीब लड़की थी, वहां आई, उसने अपना हाथ फैलाया। मैं बच्ची थी तो अपनी चॉकलेट छुपाने लगी, मैं नहीं दूंगी। तो मेरी मम्मी ने समझाया, नहीं बेटा, किसी का हाथ आपके हाथ में आगे आया है तो उसको खाली मत जाने दो, आप आधी चॉकलेट उसको दो, मैं तुमको कल और एक नई दिलाऊंगी। और मैंने उसकी आधी चॉकलेट मेरी उसको दी, और मुझे लगता है उस दिन से हमारे अंदर ये भाव पड़ गया कि नहीं, हमको हमारी चीजें मिल बांट के खानी चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। ये मैं मेरे बेटे को भी कहती हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। यस। आपने आपने ये जो बात कही ना कि बच्चे बच्चे एक माँ बाप को देख के ही सीखते हैं, मेरे ख्याल से आपकी आपकी जो पोती है आपको देख रही है, आपको फॉलो कर रही है और आपसे सीख रही है। एक्शन इज इम्पोर्टेंट रेदर देन वर्ड्स। तो आपको देख के आपके बच्चे, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी तक जॉइंट फैमिली होना, जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं कि एक ही घर में रहना उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। आप भैया ऊपर नीचे सब रहते हैं, पर ये चीज मैंने खुद ने महसूस की है। मैं 2 3 बार आपके घर आई, आपके प्रेमाइसेस में आई, और मैंने देखा कि भैया
डेली आपसे 4 बार आके मिलके बात करके जाते हैं, मम्मी क्या कर रहे हो, मम्मी ये कर रहे हो, तब मुझे एहसास हुआ कि यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आपने जो बच्चों को अपना लेगेसी, आपने अपनी चीज लेगेसी फॉरवर्ड की है आपके बच्चों को। और आप ट्रम्प के साथ बैठ के भी ऐसी हो, आप नॉर्मल, मैंने तो देखा एकदम मेरे घर आए और आपने काम वाले को, मेरे सर्वेंट से मिले, नहीं बेटा ये पकड़, तो मैंने आपकी सिंप्लिसिटी भी देखी है, मैंने आपको ट्रम्प अंकल के साथ बातचीत करते हुए भी देखा है, और सारे एक्टर्स के साथ। तो आपके भाव कभी बदलते नहीं है, आप अपने रंग को नहीं बदलते। तो ये क्या स्पेशल चीज है, और आप हमें कैसे ये सिखाना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। देखो सक्सेस तो मिल सकता है, नो डाउट, पर सक्सेस और फेलियर के बीच की जो लाइन होती है उसको हम कैसे मेंटेन कर पाए, ना हमें सक्सेस इफेक्ट करे, ना हमें फेलियर इफेक्ट करे। तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं फॉर द यूथ, एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एरा। देखिए, सबसे पहले बेटा, मेरी माँ है ना, हमेशा बचपन में एक सिखाया करती थी कि अहंकार राजा रावण का नहीं टिका, तो हम और तुम तो हैं क्या। और जब हम जैनिज्म पढ़ते हैं, हमने देखा कि जो चक्रवर्ती के चक्रवर्ती हो गए, जब वो भी अपना नाम लिखने के लिए किसी पहाड़ पे जाते हैं ना, तो वहां जगह नहीं बचती है कि उनसे पहले बहुत चक्रवर्ती हो गए। तो हमारे पास तो है ही क्या इतना, हम किस चीज पर गुमान करते हैं। मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहती हूँ, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमेशा धरती से जुड़े रहो। हम हवा में उड़ने जाएंगे ना तो गिरना ही है कभी न कभी। हमारा जो जो होता है, फुग्गा होता है ना, फुग्गे की हवा तो कम होती है ना। तो आप हमेशा धरती से जुड़े रहो। आज भी मेरी बचपन की सहेलियां मुझसे मिलती है और कहती है, मंजू तुम वैसी ही हो। मैंने कहा वैसा ही रहना चाहिए हमें। जीवन में बदलना क्यों है, किसके लिए बदलना है, पैसे को देखकर नहीं बदलना है। मैं आपको बताती हूँ, मैं बचपन से हमेशा ये कहती थी कि बचपन में है ना, मैं बहुत मोटी थी। अक्सर है ना, लोग मुझे है ना चिढ़ाया करते थे, टुनटुन कह देते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बहुत हंसती रहती थी कि ठीक है ना, कहने दो, उनको जो कहना है कहने दो। लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी हूँ, क्योंकि मैं उनको है ना 9 साल, बहुत सारी प्रार्थनाओं के बाद उनकी पैदा हुई थी, 9 साल के बाद हुई थी। हाँ, तो अभी तो मेरा क्या काम है कि बचपन को जियो, भरपूर जियो, क्योंकि बचपन चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। और मेरा काम है पढ़ाई करो, जितना मेरे माँ बाप मुझसे आशा करते हैं, मैं वो पढ़ाई करो। और जिस दिन मैं चाहूंगी, मैं उस दिन है ना पतली भी हो जाऊंगी, करीना कपूर भी बन जाऊंगी, 0 साइज भी बन जाऊंगी। और मैं बन भी गई, लेकिन फिर मोटे हो गए, फिर पतले हो गए। मतलब काया तो क्या है ना, घटती बढ़ती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज है, अपने विचारों को मत बदलिए, अपनी सत्यता को मत बदलिए, जिंदगी में पारदर्शी होकर रहिए। अंदर और बाहर दोनों एक रहना बहुत जरूरी है। तब आप पर लोग विश्वास करते हैं, और लोग जब आप पर विश्वास करते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। आप किसी का भरोसा मत तोड़िए जिंदगी में, हमेशा धरती से जुड़े रहिए। और जिस किसी ने भी आपकी मदद की है जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, उसके प्रति कभी भी ग्रेटिट्यूड, हमेशा उसके प्रति याद रखिए, कभी भी उसको भूलिए मत। जब भी वो आपको मिले, आप अपना उसके प्रति सम्मान बताइए कि नहीं, तुमने मेरी उस समय मदद की थी। ये भाव मन में होने चाहिए, यही सब आपको जोड़े रखते हैं। नहीं तो क्या है, थोड़ा सा हमारे पास धन दौलत आ जाती है, हम हवा में उड़ते लगते हैं, दूसरों को कुछ समझते नहीं है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में हम यहाँ से देखिए, सिकंदर भी जब गया था ना, तो उसने क्या कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल कर रखना, और लोगों को बताना कि कफन के जेब नहीं होती है, मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। हमारी उम्र कितनी है, 50 साल, 50 से 100 के बीच में। हम आज चौथे द्वार पे पहुंच गए हैं, हम सब बोनस जी रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, हम लोगों को प्रेम बांटे, हम लोगों को अपना ये नहीं बताएं, एटीट्यूड नहीं बताएं। ये एटीट्यूड बताएंगे तो आपके कितनी, बिल्कुल एटीट्यूड मत बताइए, आप प्रेम से रहिए। प्रेम से आप रहेंगे ना, तो लोग आपको याद करेंगे। पायल, मेरे पास इन दिनों इतने फोन आए लोगों को, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। मैं शायद उनको पूरा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनको सुनूं, उनको जवाब तो दूं कि मैं ये कोशिश कर सकती हूँ। तो सामने वाले को एक संतुष्टि मिलती है, नहीं हमने इनको फोन किया है तो हमको एक जवाब मिला है। सबसे बड़ी, आप सबसे मिलजुल कर रहिए, सबकी बातों का जवाब दीजिए। हाँ बेटा, हाँ। मैं देखिए, मैं इसके अच्छी बात बताई कि, हाँ बेटा बोलो। हाँ, आपने हाँ बोलो। बहुत अच्छी बात बताई कि मैं शायद सुन सकती हूँ, उसी में ही है ना 90% काम हो जाता है। इंसान सिर्फ हाथ, पता है जब बच्चा साइकिल
चलाना सीखता है ना, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो हम 2 दिन तो ना बच्चे के आगे पीछे दौड़ते हैं, तो बच्चा सोचता है मम्मी पापा है, और जिस दिन हम छोड़ देते हैं, हम बताते नहीं हम छोड़ रहे हैं, पर उसको ये होता है कि नहीं आगे बढ़ो, मम्मी तो है ही ना, संभाल लेगी, या पापा तो संभाल लेंगे। आपने यही बात बिल्कुल, कही कि जब आप सुनते हो किसी को तो उन्हें लगता है मैंने मेरी बात तो सुनी, कुछ हो ना हो, बिल्कुल। पर उनको बहुत हिम्मत मिलती है कि नहीं मेरे साथ कोई है जो मेरा साथ देगा। तो यह चीज़ बहुत और ज़रूरी है। आपने हाथ पकड़ना सिखाया है कि सबका हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बैठे हो वहाँ पर और सब धीरे-धीरे आ रहे हैं, आप भी बोर हो जाओगे, अकेले कितना हँसोगे? अगर मुस्कुराहट भी बिल्कुल, अकेले होगी तो कितना? नहीं, सब नहीं, नहीं, मुस्कुरा रहे होंगे तो आपकी मुस्कुराहट डबल हो जाती है। डबल हो तो जाती है अ, कि यही है कि आ मैं इत्र से महकूं, ये आरजू नहीं है। तमन्ना बस हुँ। यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। तो आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए बस, और लोग आपको आपके पीछे याद करते हैं, आपके लिए अच्छा बोलते हैं, तो वही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। और एक और बात मुझे मेरे डैड की याद आ गई, अब वो है तो नहीं पर मेरे पास ही है। और आपने ये कहा कि किसी चीज़ रहती नहीं है, तो कुबेर का धन नहीं रहा, तो हम तो क्या है? क्या है, कुबेर का बस धन वही। नहीं रहा तो हम तो क्या है? अगर हमारे इंसान जैसे लाखों छोटी-छोटी हैं, करोड़ों हैं यहाँ पर हमारे जैसे। हम किस बात पे इतराते हैं? कोई चीज पे इतराइए मत, मैं तो ये कहती हूँ। हमेशा जुड़े रहिए। लोग आपके धन के लिए आपको याद नहीं करेंगे, आपने उनको वापस क्या दिया, कितना दिया, आपने उनको मुस्कुराहट दी, उनको यस। समय दिया, वो याद करेंगे लोग। और इस तरह से मालूम है, मैं कई बेटियों की माँ बन गई हूँ। मेरे 2 ही बेटे हैं, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारी बेटियां हो गई हैं जो मुझे माँ कहती हैं। आपने मुझे पुराने दिन सारे याद दिला रहे हो आप। अच्छा, आपने अपनी शुरुआत करी, आप ऑथर बने, आप स्पीकर बने, आपने एनजीओ खोला, आपने स्कूल खोला। अब ऐसा कौन-सी चीज़ है जो आपके दिमाग में आता है कि एक दिन मैं वो भी करूँगी? ये मेरी एक इच्छा है, ये मेरी एक सोच है। आप क्या आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप महसूस करते हो कि ये मंजू है, ये मंजू है? मेरा है ना कई दिनों से एक सपना जरूर रहा है कि एक छोटा सा गांव लूं, छोटा सा हुँ, ही रहे, भले 50 घर का रहे, और उसको मैं हुँ, उस पूरे गांव को मैं सेल्फ सफिशिएंट बना सकूं। ये मेरी हमेशा से एक इच्छा रही है, क्योंकि मैंने शहर में कर लिया, अब मैंने डोंबिवली नाला सुपारा थाना में भी कर लिया, लेकिन एक छोटा सा गांव जहाँ हुँ। वाकई में लोगों को बहुत जरूरत हो, उस गांव को गोद लूं और उनके साथ कदम से कदम कदम मिलाकर काम करूं। ये मेरा एक सपना है, देखो ये सपना कब पूरा होता है। ज़रूर पूरा होगा क्योंकि आपकी सोच इतनी अच्छी है, वो कहते हैं ना जैसी सोच वैसी बरकत। तो सोच में इतना प्यार हम्म, है तो डेफ़िनेटली वो बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें करी, आपके हस्बैंड ने ऐसा कौन-सा टाइम आया जब अंकल जी आपके पास आए और अंकल जी ने कहा कि मंजू तुमने लाइफ़ में सच्ची जो तुम चाहती थी आज मुझे लोग कहते हैं कि मंजू जी के पति है। ऐसा कभी बात हुई, वार्तालाप हुई आप दोनों के बीच में? एक प्यार सी, एक एक खुद के आत्मविश्वास के लिए कि कभी होता है ना अंकल कि कई वो चाहते कि ये चीज़ बोल के जाए तो आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। अंकल अभी कई बार मुझे बोलते हैं कि आज है ना सो एंड सो मिला, वो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा था कि आपकी पत्नी इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी जैसे परसों अवार्ड था, मैं तो घर से निकल गई थी अवार्ड के लिए। मेरी एक दो मतलब फ्रेंड थी, हुँ, चली गई थी, और मैं जाके जैसे स्टेज पर बैठने हुँ। का समय आया और मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के कि अंकल भी वहां आ गए। तो मुझे बहुत सरप्राइज़। अच्छा लगा कि हाँ, कि अंकल भी आ गए, चलो। तो बहुत मतलब आप एप्रिसिएशन अगर मिलता है कि अपने पति से आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है मन में कि हाँ, कभी कोई दिन बोलते हैं वाह आज तो तुम बहुत, उस दिन बोले बहुत सुंदर लग रही हो, नई ड्रेस बनवाई है कहा। मैंने कहा लॉकडाउन में नई ड्रेस कहाँ से बनाऊंगी। चलो अच्छा है, ये लॉकडाउन में एक तो फ़ायदा हुआ है कि इंसान जो मीटिंग यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो कम होके सिर्फ़ परिवार से जुड़ा था। सिर्फ़ पति, पत्नी, बच्चे और बहुत सारी बातें, पुरानी बातें, खेलना, कैरम बोर्ड खेलना। तो कोरोना कहीं न कहीं नो डाउट कि बिल्कुल, तकलीफ़ें तो आई हैं, पर कुछ ना कुछ अगर हम देखना चाहें तो अच्छी साइड देखना चाहें रेदर देन हम बुरा बिल्कुल। देखें। अच्छा, अरे मुझे मुझे आप तो ये लगता है बताओ कि इस कोरोना में उल्टा समय नहीं मिल रहा है। पहले बाहर जाकर भी आके भी समय मिलता था, अब तो सब घर में रहते हैं, पोते पोतियों के साथ खेलने का, रोज ताश खेल रहे हैं, कैरम देख रहे हैं, एक पिक्चर भी रोज देख रहे हैं, रोज एक कविता भी लिख रहे हैं, मीन्स क्या क्या नहीं हो रहा है।
भगवान की पूजा भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। और बहुत समय के बाद में ना अच्छा अच्छा सुनने को भी मिल रहा है कि पति के मुंह से भी प्रशंसा 25 सालों के बाद सुनने को मिल रही है, तो ये बड़ी बात है। अभी आज भी अंकल जी देख रहे हैं और वो बोलेंगे क्या मंजू जी तुम क्या लग रही थी, वाह 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 वाह। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत इमोशन बात करना चाहूंगी, आप बहुत अटैच हो जाओगे। जब आपके बेटे ने, जब बड़े भैया ने एक सपना, उनका भी एक सपना था, सबका एक सपना होता है, आखिर तो प्रोडक्शन आप दोनों का है, अंकल ने भी बहुत नाम रोशन किया है, आपने भी बहुत नाम रोशन किया है, तो भैया कहाँ पीछे होंगे। तो हमारे दोनों भैया की जो सपना था, और आज लंदन में वन ऑफ द बेस्ट टावर आपका है, द लॉन्गेस्ट टावर, एशिया में लॉन्गेस्ट टावर लोडा बिल्डर ने बनाया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट भी कर लीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ। तो आपको कैसा लगा कि लोडा बिल्डर्स, यू नो द नेम, तो वो जब भैया आए आपके पास, दोनों भैया ने आपको जब बताया, तो उनके प्यार, एक मुस्कुराहट कैसी थी? मुझे एक्चुअली क्या है ना, मैं जब अक्सर पहले पेपरों में पढ़ती थी ना, किसी न किसी के नाम पढ़ती थी, करती थी कि भाई उसका इतना नाम है, तो मैं मेरे दोनों बेटों को अक्सर कहती थी, बेटा मैं तुम लोगों के नाम यहाँ देखना चाहती हूँ, मेरा एक ये सपना है कि मैं कभी पढ़ूं कि अभिषेक और अभिनंदन इन्होंने इतना अच्छा किया है, न्यूज में तुम लोग आ रहे हो, ये सपना कभी पूरा होगा क्या। और जिस दिन मीन्स उनका पहला, जब एक आर्टिकल उनके ऊपर जब पेपर में आया, न्यूज़पेपर में आया, और मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, सपने जरूर देखने चाहिए। और मुझे वो किताब सीक्रेट याद आ गई, जिसमें ये था कि ना के लिए जिंदगी में कोई वर्ड नहीं है, आप अपनी इच्छाओं को एक उस पर लिख दो और रोज उसको दोहराओ, तो कभी न कभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और जब बच्चों ने कहा कि ये जो बॉम्बे में ही बन रहा है ये टावर, जो वर्ल्ड वन बना है, तो और इतना सुंदर ये प्रोजेक्ट बना है कि आप यहाँ अंदर आकर देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं, कि आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब। और वाओ। आज मेरा पूना का टावर में, मैं अभी पूना के टावर हमारा जो बना हुआ है उसमें मैं अभी घूम रही थी, तो कुछ लोग आकर मिले और बोले कि अगर स्वर्ग कहीं है धरती पर तो यही है। अगर जब लोग आपको आकर ये कहते हैं तो आपके मन में इतनी खुशी होती है। और मैं बच्चों को दिल से आशीर्वाद देती हूँ, बेटा तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने देखिए जीरो से शुरुआत की थी, 2,000 रुपए में महीने में मैं घर चलाती थी। एक बच्चे को गोद में लेकर मैं दूसरे बच्चे को लेने जाती थी तो पैदल जाती थी, और आते टाइम टैक्सी करती थी कि मेरा एक जगह का मेरा पैसा बच जाए, पैसा बच मुझे जाए। किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े। और मैंने अपने घर में बहुत पैसा देखा, अंकल ने अपने घर में भी बहुत पैसा देखा, उनके पापा भी बहुत अच्छे थे, मेरे पापा मम्मी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने अपनी शुरुआत थी वो जीरो से की। हमारे पास कुछ नहीं था उस समय, एक घर था। तो जब ये सब चीजें करते करते जब आप आज यहाँ तक पहुंचते हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक तो धरती से हमेशा जुड़े रहो। हमने हर दिन देखे हैं, हर चीज देखी है, मेरे बच्चों को भी यही है। कोई भी आज तक उन्होंने, मतलब वो इतने बाहर रहे हैं, किए हैं पायल, उन्होंने सुपारी भी नहीं खाई है। जब वो घोड़ी पे बैठे थे तब भी पान नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी पान खाया ही नहीं। तो सोचो कि उन्होंने ना कुछ, हाँ। और तो मुझे कभी भी, ये लोग बाहर रहे, अकेले रहे, तो मुझे कभी ये नहीं होता था कि ये बिगड़ जाएंगे या ड्रिंक करने लगेंगे, क्योंकि हमारे घर में वो वातावरण ही नहीं है। ना ससुर जी ने किया, ना मेरे पति ने नहीं किया, तो बच्चों सवाल ही नहीं था, मुझे इस बात का कभी भी वो नहीं रहा। तो कोई भी उनमें आदत नहीं। आज भी एक सुपारी भी, इतने अभी 40 साल के होने आए, उन्होंने एक सुपारी भी नहीं खाई है। और उनका बस यही है, मैं और मेरा परिवार तक सीमित, अकेले कहीं बाहर भी नहीं जाएंगे घूमने, परिवार है, अपने काम से मतलब है, दोस्त हैं, दोस्तों के साथ हैं। और मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। घर में कोई भी चीज आती है, जैसे कि नई चीज लेनी होगी, तो पहले बोलेंगे कि मम्मा आपके लिए लो। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इतने, कई बार होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं, हमें लड़कियों की बहुत कमी महसूस होती है। पर मैं कहती हूँ मुझे कभी भी लड़कियों की, ये कि लड़की नहीं है, मुझे कमी महसूस नहीं हुई, कि उनकी शादियां भी हो गई, उसके बाद भी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं। हमेशा ऑफिस जाने के पहले मुझसे मिलते हैं, पाँव छू के जाते हैं, रात को खाने की टेबल पे मिलते हैं। और आपको क्या चाहिए, उनको तो उनकी स्पेस तो देनी होगी ना, और क्या करेंगे। और बच्चे इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है। दिन में आपको ऑफिस से फोन कर लेते हैं। आई और और आपको क्या, मैं बोलती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, भगवान ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। भगवान उनको सदा खुश रखे और आनंदित रखे, स्वस्थ रखे। मैं यही बस दिन भर प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, उनका परिवार खूब अच्छे रहे, उनके बच्चे जब उनको ऐसा करते देखेंगे तो उनके भी जीवन में यही होगा, क्योंकि उन्होंने हमें अपना सास ससुर का करते हुए देखा, तो आज वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो यही जो बच्चे देखते हैं वो सीखते हैं। तो साइकिल। जीवन भर,
बस यही साइकिल है जीवन में। और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे हर माँ का। हाँ पर हाँ जी मैं हाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक अच्छी माँ बने। जी। देखो, सब इम्पोर्टेंट आपने काम शुरुआत की वो अच्छी बात है, पर उससे पहले आपने जो नींव डाला, वो 9th स्टैंडर्ड तक वो नींव इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज आपको नींद बहुत अच्छी आती है, कि आपको कहीं घबराहट नहीं है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा, मेरे पति को ये प्रॉब्लम है, मेरे ये है। आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी बिकॉज़ ऑफ योर ओन ग्रैटिट्यूड, ओन थिंकिंग टू लाइफ। आपने सीक्रेट की बुक की बात करी, मैं 7 साल पहले बुक को पढ़ चुकी हूँ, मैजिक चुकी हूँ, और मैंने एक ही चीज देखा है जो आपने कहा है कि जो आप सोचते हो वो ही होता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, डू नॉट ब्लेम। भगवान जी का काम सिर्फ तथास्तु करना है। अब आप सोच लो आपको क्या बोलना है, आपके शब्द ही आपके कल है, इट्स योर टुमारो। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने एक अच्छी माँ बनने का धर्म पूरा किया। आपने ये बहुत बड़ी बात की कि मुझे कभी बेटी की महसूस नहीं हुई, क्योंकि बेटे ने इतना लाड कर दिया, बहुओं ने कर लिया, उनके बच्चों ने कर लिया, कि मुझे कोई वो नहीं है, जिज्ञासा नहीं है कि मेरी हाँ बेटी होती हाँ, तो रिग्रेट शायद नहीं ज्यादा है। करती। अब 4-4 पोतियां हैं मेरी, और वो किसी बेटी से कम नहीं है। हाँ। तो आपने ये सारी जर्नी जब पूरी करी, तो मुझे एक सिर्फ एक निचोड़ जानना है, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बोलो कि करना हो तो सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ये बहुत एक चीज है कि हम काम करेंगे लड़कियां, तो बच्चे को कौन देखेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो आपने किया, वो आप थोड़ा बताएंगे मे, तो बहुत मेरे इफेक्ट घर में होगा सब मुझे हमारे क्या व्यूअर्स बोलते हैं के लिए। पायल, मालूम है? सब मुझे क्या बोलते हैं कि सबसे खराब टाइम मैनेजमेंट मेरा है। कि मम्मी का कोई काम समय पे नहीं होता है। मैं बोलती हूँ तुम लोगों का वाह। तो एक ही काम है, तैयार होना है और ऑफिस जाना है। मेरे तो कितने 100 काम है घर में। भगवान जी की पूजा भी तुम सबके लिए मुझे करनी है, घर में किचन में भी मुझे देखना है। तुम लोग तो तैयार हुए ऑफिस चले गए, लेकिन फिर भी मेरा टाइम मैनेजमेंट बुरा हो या खराब हो, मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ। मेरा हर काम पूरा होता है ना। नहीं, सीरियसली आज आपसे बात करके कहीं ना कहीं मन को एक संतुष्टि हुई है। संतुष्टि इस बात की है कि सपने देखना बहुत जरूरी है, पर सपने देखना और उसके लिए मेहनत करना, ये दोनों एक हाथ, बोलते ना हाथ हाथ हैंड इन हैंड चलते हैं, इंग्लिश का साथ वर्ड है, साथ हैंड इन हैंड चलते हैं। हाँ, अगर मैं सिर्फ सपना देखूं वो भी नहीं वो भी होगा, नहीं, और अगर मैं सिर्फ भाग दौड़ करूं और मेरे कोई विजन ही नहीं हो। ग्राफ नहीं है, या मेरा कोई मैप नहीं हो, विजन नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपकी सबसे अच्छाई ये थी कि आपका विजन भी आपका स्ट्रांग था, और आप टस से मस नहीं हुए। आपने ये नहीं कहा कि अगर 10 दिन नहीं चल रहा, 1 महीना नहीं चल रहा, 2 साल नहीं चल रहा, तो आपने स्विच ओवर करते गए। आपने सिर्फ अपनी चीजें करते गए, धीरे धीरे माग्र बनते गए। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि स्कूल होगा, आपकी एनजीओ होगी, आपका लाइब्रेरी होगा, आपके बच्चे इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि आज 2000 से शुरुआत करने वाली औरत इतने कठिन, जो सोचती थी कि चलो बच्चों को पैदल, मैं उनको ऑटो में छोड़ दूं और मैं खुद पैदल आ जाऊं कि एक साइड का बच जाए। मैं हर चीज आपकी बहुत धीरे से और अच्छे से सुनी है, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे कष्ट को भी हंस के निकाला। इसलिए आज आप हर चीज को खुशियां में देख सकते हो। आपकी कोई ये नहीं है कि ये नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगी खुशी, अगर मैं यूएस नहीं जा रही हूँ तो मैं खुश कैसे रहूंगी। आपकी खुशियां हर छोटे छोटे चीजों में है। तो आज हमारे व्यूअर्स ने कहीं ना कहीं बहुत एक अलग सी लेडी के साथ बात की है, जिसने अपने घर को बहुत शाइन करा, उसने अपने आप को बहुत शाइन किया। तो अगर मैं कहना चाहूँ मंजू लोढ़ा जी को, अगर 3 वर्ड में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? मंजू, मूवी एंड मंदिर। वेरी नाइस। You are थ्री a है। life of full of happiness. Movies, Manju and मंदिर, मूवी एंड movie मंदिर। Manju and Mandir. मंदिर। Wow, very nice. मैं आपसे मैंने आपसे एक है हाँ, ना बहुत एक एक बड़ा बात कहूँ, एक बात कहूँ बहुत पायल, एक बात कहती हूँ, कहो। जिंदगी की राह कठिन सही तो क्या, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलें, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे।
अच्छा, आपने एक जगह मेरे शो पे इतनी बड़ी आपने एक पूरी कथा जो जो सैनिकों के ऊपर जिनने लाइफ में जो किया है, वो एक बार आप सुना दोगे ना, तो मुझे पता है सब अपने घर में सल्यूट कर रहे होंगे। मैं देख नहीं पा रही हूँ, आई नो दैट, पर जब भी एक व्यूअर सुनेगा या समझेगा तो एक सल्यूट बनेगा, क्योंकि इतना याद रखना इट्स नॉट इजी। तो हम आपका और 10-12 मिनट लेंगे या 10 मिनट लेंगे, पर प्लीज आप वो बताइएगा कि लोगों को कैसे याद करना होता है, ये चीज इनसे पूछते हैं। कौन सी चीज बेटा? आपने सैनिकों के लिए कह रहे हो आप? किसके लिए कह रहे हो आप? सैनिकों से जब आपने अच्छा, अपनी मैंने मैंने शुरुआत की मैंने थी, जब आपको लाइव बोलना शुरू जर्नी हो गया था कि मैंने आपको लाइव जर्नी बताई थी कि हमारा बचपन, फिर युवावस्था, फिर हम शादी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम वृद्धावस्था तक आते हैं। ये पूरी एक लाइफ की जर्नी का एक मैंने आपके समक्ष पिक्चर रखा था। लेकिन आज का समय ऐसा है जहां मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे देश के जो असली नायक हैं वो हमारे ये सैनिक हैं, क्योंकि इन सैनिकों की वजह से ही आज हम यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम निश्चित होकर बैठे हैं। ये सैनिक ही हैं जो कि खुद खून की होली खेलते हैं ताकि हम घरों में दिवाली मना सकें, चैन की नींद सो सकें। यस, ये परमवीर चक्र है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अधिकतर लोग, जो 21 लोगों को ये परमवीर चक्र मिला है, इसके अलावा हमारे यहाँ महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन ये 21 लोगों को मिला है क्योंकि ये सर्वोच्चम सम्मान होता है, और इसमें से अधिकतर लोग 18 साल से लगा के 30 साल के अंदर थे कि जो शहीद हो गए। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग थे। और यहाँ पर ये अभी खाली 3 इसमें से बचे हुए हैं, 21 में से बाना सिंह जी हैं, और उनसे तो मैं 2 बार मिली हुई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई एक उनके नाम पर जो सियाचिन में है, बाना टॉप हिल भी है उनके नाम की। तो मैंने इनके ऊपर एक कहानियां भी, कविताएं भी काफी लिखी। जैसे कि मैं एक पत्नी, जैसे कि पति आता है, क्या सोचती होगी उसकी पत्नी, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इस बार जब तुम आओगे, तुम संग उन सारी यादों को फिर से जीऊंगी जो हमारे नए नए प्रणय की खुशबू थे। इस बार तुमको जल्दी जाने न दूंगी, जिद करके रोक लूंगी, और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि काश कुछ दिनों के लिए सारे मोबाइल और टेलीफोन बंद हो जाएं, कोई घंटी हमें परेशान न करे। लेकिन ये कहाँ संभव है? सपनों की दुनिया जब हकीकत की सख्त चट्टान से टकराती है ना, तो सारे के सारे काश बिखर जाते हैं और टुकड़े नश्तर की तरह चुभने लगते हैं। तुम्हारा इंतजार करते हुए माता पिता हैं, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, यहाँ तक कि पूरा गांव है। मेरे हिस्से के समय में तो न जाने कब घंटी घनघना उठेगी और सरस से तुम्हारा बुलावा आ जाएगा। मैं नहीं जानती, बस जानती हूँ तो इतना कि तुम संग बिताए छोटे छोटे पलों को भी अपने दिल की कोठरी में कैद कर लूंगी, और उसी के सहारे फिर एक बार इंतजार की लंबी घड़ियां काट लूंगी, इंतजार की लंबी घड़ियां काट लूंगी। तो यहाँ भी सकारात्मकता है, कोई दुख नहीं है। विजय तिलक लगाकर वो विदा करती है अपने पति को कि आप जाओ और हमारे तिरंगे को लहराए रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऐसी मैंने एक सैनिक बहन के ऊपर, राखी के ऊपर कविता लिखी। और मेरे कोई 7 पीढ़ी में भी कोई सैनिक परिवार में नहीं है, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरा इनसे पिछले जन्म का रिश्ता है, जो मैं उनके भावों को अपने अंदर महसूस करती हूँ, कभी बहन का, कभी पत्नी का, कभी पिता का, कभी माँ का, और उस पे मैं अपनी कविताएं लिखने लगती हूँ। एक हमारा जो सैनिक भी जब जाता है कि जैसे मैंने उसके ऊपर भी एक कविता लिखी, बहुत सारी मैंने कविताएं लिखी हैं, और कभी हम एक कविताओं का आपका कार्यक्रम चेहरा रखेंगे, दिख उसमें रहा मैं है। बहुत सारी कविताएं सुनाऊंगी आपको। लेकिन एक ही चीज कहती हूँ कि दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए, और एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी रख दीजिए। वो सैनिक की पलड़े का बहादुरी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। इसलिए मैं सभी व्यूअर से भी यही कहती हूँ कि जब भी किसी वर्दीधारी सैनिक को देखो, या पुलिस वाले को देखो, या कोई भी वॉरियर को देखो, तो उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां जरूर बजाओ, और कोशिश करो कि पूरे साल में कोई एक त्योहार आप उनके साथ मना सकें। हम अपने परिवारों को मिठाइयां बेचते हैं, गिफ्ट बेचते हैं, सब करते हैं, ठीक है, दोस्तों को बेचते हैं, लेकिन कोशिश करो कि एक त्योहार आप उन परिवार के साथ बिताओ, ताकि उनको भी लगे कि अगर मेरा पति शहीद हुआ है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन मेरे देश के जो जनता है वो हमें भूली नहीं है। ये जरूर एक कोशिश कर याद वो मुझे रखिए याद कि है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल,
कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल। और कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने तो ये 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर कही हैं, जहाँ एक पुष्प भी कामना करता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिनकर प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर ये हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम फेंक देना, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो एक पुष्प भी ये कामना करता है कि मैं एक वीर के पैरों तले आ जाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। तो हम सब भी हमारे देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारा देश हम पर गर्व कर सके कि हम जिस देश में जन्मे हैं उस देश का ऋण चुकाने की कोशिश करें। ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो ये कार्य हमें करना जरूर चाहिए कि हम अपने देश के प्रति कुछ करें। देश से शिकायतें तो हमने बहुत कर ली, अब वो शिकायतें बंद करी, अब हम देश को क्या दे सकते हैं उसके बारे में। सांस लेना ही सिर्फ जिंदगानी नहीं और 20 वर्ष की उम्र का नाम जवानी नहीं, लपट बनकर जीना घड़ी भर का भी सार्थक है, सुलग सुलग कर जीने का कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं। वाओ, आपको ये नहीं लगता कि जो आपने ये किताब लिखी है उसको एक सिलेबस में लिखना चाहिए? बिकॉज बहुत मेहनत करके आपने पूरा निचोड़ करके आपने पूरे जो भी हमारे वीरता है उनके बारे में लिखा है, तो कभी ये सिलेबस में आए, हमारे स्कूल के बच्चों को पता चले क्या क्या हुआ? हाँ, मेरी किताब सिलेबस में आए या नहीं आई उससे वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इन सैनिकों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। किसी की भी किताब हो, कहीं कोई भी माध्यम हो। वही मेरा कहने का नहीं, मेरा कहने का वही मतलब है कि इनके बारे में हमारे सिलेबस जरूर पढ़ाना जाना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी इनके बारे में जान सके कि ये देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। कहीं तो पूरी की पूरी कौम है जो सरहद पर चली जाती है और उन्हें मालूम है कि हम सरहद से आएंगे या नहीं आएंगे, उन्हें पता नहीं रहता है। आज हमें कोई बोले कि कल तुम्हारा करोड़ों रुपए देकर भी अगर तुम्हारी जान बचती है तो हम देंगे ना, करोड़ों रुपए दे देंगे, भैया करोड़ों ले ले मेरी जान बचा ले। लेकिन ये सैनिक को पता है मैं घर आऊंगा या नहीं आऊंगा मुझे नहीं पता है, फिर भी ये देश के लिए जाते हैं, तो उनसे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। तो इनके बारे में युवा पीढ़ी को ये जानकारी देनी ही चाहिए ताकि वो जान सके, समझ सकें, और सिलेबस में एक पाठ्यक्रम ये होना ही चाहिए हमारे देश के वीर जवानों के लिए। ये मेरा मानना है। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये चीज मैंने जब आपके अभी भी सुना और पहले भी मैंने आपके वीरता के ऊपर इतनी बातें सुनी है, तो इंस्पायरिंग ये चीज। और ये जो हमारी यूथ है, जो मेरा बेटा एग्जैक्ट मेरे बाजू में पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को जब ये सुनने में आता है तो एक हिम्मत होती है और लगता है कि नहीं यार, हमें सल्यूट करना चाहिए। हमें ईगो, ये सब चीजें, ये सारी चीजें अभी से ही हम जो डालेंगे वही चीज पेड़ बनेगी। तो अभी से ही अगर हमारी सोच, हम जो उनको अच्छी सोच दे पाए, तो हमें फिर बड़े होके वो विचार ही नहीं आएगा कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा। वो सीख चुके हैं, उन्हें पता है कौन सा मार्ग कब और कहाँ जाना है, कौन सी चीजों में उनको कदम बढ़ाना है। आज आप जब मैंने ये किताब लिखी थी ना, एक अलग ही फील दिया। फाइल जब मैंने किताब लिखी थी ना, मेरा पोता 3 साल का था, लेकिन उस दिन से वो रोज ये किताब लेता था और एवरी डे एक स्टोरी आकर मेरे से सुनता था कि दादी मुझे बताइए एक एक परमवीर चक्र के बारे में। फिर एक दिन आकर मुझे बोलता है कि दादी मैं एक लोढ़ा आर्मी बनाऊंगा। मैंने कहा क्या करेगा बेटा लोढ़ा आर्मी बनाकर? बोले हमारे देश की जो भी जितनी जितनी महंगी चीजें जो सब लोग बाहर लेकर गए ना, मैं जाकर वो सारी वापस अपने देश में ले आऊंगा। मतलब एक बच्चे 3 साल के बच्चे में ये भावना जागी इस किताब के माध्यम से। हाँ, तो ये सोच, तभी क्योंकि ये जब हम बचपन ऐसे टाइप के सिलेबस में होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और उनको मतलब मेरी पोती आकर बोली, 3 साल का पोता, हाँ अभी वो 7 साल का हुआ है, लेकिन जब मैंने ये लिखी थी तो वो 3 साल का था। 3 साल का बेटा बोलता है कि मेरे को लोढ़ा आर्मी बनानी है, तो और मेरे को मुझे लगता है और मुझे क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सोच पे ही है ना सब कुछ। दुनिया ही सोच पे टिकी है। तो जैसी सोच होगी वैसा ही बच्चा आगे रिएक्ट करेगा या आगे बढ़ेगा। अच्छा, हमने बहुत सारी बातें करी, देशभक्ति की बातें करी, हमने एक महिला के पूरी लाइफ के ऊपर बात करी कि हमें अपने आप को कैसे करना है। कोई हमें कम या ज्यादा नहीं करता, हम अपने आप को ही कम मोल करते हैं या ज्यादा मोल करते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि आज मैं कुछ करना चाहती थी, आज मेरा बेटा जब 6 साल का हुआ तब मैंने कहा कि चिराग जी मुझे काम करना है या मैं अपने खुद के ही घर से ऑपरेट करूंगी, मुझे कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है।
तो आज मेरा बेटा 8 साल का हो चुका है, 8.25 साल का, और 2 साल की जर्नी मेरी जो रही है, आज भी मेरा बेटा उसको कहता है, मम्मा आपने फर्स्ट शो बनाया था ना, मम्मा वो सेकंड शो बनाया था ना। उसे याद है, वो जब मैं घर आती हूँ थक के, मम्मा पाँव दबा दो, बहुत थक गए हो ना। मैंने देखा है, जो बच्चा देखता है उसे महसूस बिल्कुल है बिल्कुल। कि मम्मा क्या आवाज है? आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपके बच्चों ने आपको देखना शुरू किया, क्योंकि 9th और 10th एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जहाँ ये सारी बातें, बच्चा नहीं तो सही रास्ते में जाएगा या तो गलत, क्योंकि टीनेजर्स वाली लाइफ बहुत क्रूशियल होती है। तो आपने जब शुरुआत की थी तो वो बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव थी कि मम्मी मेहनत करती है, मम्मी बातें करती है, मम्मी देश के ऊपर बोलती हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं बहुत फर्क आया होगा, और तभी उनका जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने कहा कि मेरे बच्चे पान मसाले कुछ खाने वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें वो माहौल ही नहीं देखा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो आजकल यंगस्टर की लाइफ है वो बहुत बदल चुकी है, तो आप उन्हें क्या एक सलाह, देखो बोलने से अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट सुनेंगे तो कहीं ना कहीं करने के टाइम एक बार तो उनके मन में विचार जरूर आएगा। तो आज आप वो क्या चीज कहना चाहते हो या हाईलाइट करना चाहते हो कि बच्चे आपके लिए, जो माँ बाप इतनी इतनी मेहनत करते हैं, आपको इतना प्यार देते हैं, तो हमें रिटर्न में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात मैं बच्चों को कहती हूँ कि एक तो अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखें, किसी और के कहने में नहीं आए कि कोई हमें दुनिया क्या कहेगी इसलिए मुझे नहीं करना है, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, अरे मेरे दोस्त चिढ़ा रहे हैं इसलिए मुझे उनके साथ ड्रिंक करना पड़ रहा है। नहीं, आप उनके लिए ड्रिंक मत करिए, कोशिश करिए कि आप उनको ड्रिंक छुड़ा दें। मुझे क्या क्या फर्क पड़ता है, दुनिया मेरे लिए क्या कहेगी, मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ। और मैं ये नहीं बोलूं कि मेरे माँ बाप ने कितनी मेहनत करके मुझे इस जगह पर लाया है। कई बच्चे क्या होते हैं, अरे वो सब कॉलेज में आ जाते हैं, दूसरों के रंग में रंग जाते हैं। मेरे माँ बाप ओल्ड हैं, मेरे माँ बाप ओल्ड फैशन है, वो उनको पहचानना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, अगर ये आपके माँ बाप नहीं होते तो आप आज यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। जिनको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, वो भी जब तुमसे यही देखेंगे तो कल तुम्हारे साथ वो भी वही करेंगे। मेरा बच्चों से ये कहना है कि एक तो प्रतियोगिता की दौड़ में शामिल नहीं हो, आत्मविश्वास बनाए रखो। स्कूल का कॉलेज में या स्कूल में आप फेल पास होना, जिंदगी का फेल पास होना नहीं है, उसके लिए आत्महत्या के कगार पे मत पहुंचिए, ऐसा कोई काम मत करिए। और मैं माता पिता को ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर कंपटीशन का बोझ बिल्कुल मत ला दिए कि तुमको फर्स्ट आना है। नहीं, हाँ, सारे बच्चे क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते हैं, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा। अपने बच्चों को कहिए कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आप बाहर निकालें, अच्छे से पढ़ें। विवेकानंद जी कहा करते थे कि कई बार जो क्लास में प्रथम आता है ना बच्चा, वो उसके लिए काम कर रहा होता है जो क्लास की बेंच में पीछे बैठा होता है, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी की समझ होती है। केवल हमको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, पूरी जिंदगी की समझ हमारे अंदर चाहिए। दो और दो चार पढ़ के कंप्यूटर पे करके उससे कुछ नहीं है। जिंदगी को साथ लेकर चलो, रिश्तों को साथ लेकर चलो, प्रेम को साथ लेकर चलो, तब जाकर तुम्हारी जिंदगी बनती है। तुम्हारी जिंदगी बहुत अमूल्य है, ये हमको 84 लाख योनियों के बाद मिली है। इस जीवन को सार्थक बनाओ, उसे गुणवत्ता दो, भगवत्ता दो, उसको यूं ही मत गवाओ कि पैर पड़ते हैं कहीं, दुनिया की खबर है लेकिन मुझको खुद की खबर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद की खबर पहले रखिए, दुनिया की खबर रखने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, भगवान ने मनुष्य को बहुत बड़ी शक्ति दी है, और आप उस शक्ति का प्रयोग करिए और अच्छे कार्यों के लिए करिए। मैं तो दुनिया से चाहती हूँ कि ये युद्ध है, द्वंद्व है, अराजकता है, आतंकवाद है, परमाणु बम है, सब खत्म हो जाए। हम एक शांतिहीन जिंदगी में जिए, कि शांति के साथ वाली जिंदगी में जिए। इसके लिए आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप आगे बढ़े, अपने परिवार के साथ रखें। बंधन याद रखना कि जो बंधन होता है और सुरक्षा में बहुत बारीक फर्क होता है। आप परिवार वालों की सुरक्षा को बंधन मत समझे। एक दिया जो खुले में रहता है और एक दिया जो स्टैंड के अंदर रहता है, वो रात भर जलता है, और खुले में रहने वाला दिया शीघ्र ही बुझ जाता है। इसलिए परिवार है ना, ये आपकी सुरक्षा है, स्टैंड है जिसके अंदर आप बहुत सुरक्षित रहते हो। इसलिए अपने परिवार को बोझ मत समझो। हाँ बिल्कुल। और आप अपने आप को जीवन में क्या करना है वो लक्ष्य सामने रखिए।
कि मेरे को किस तरह करना है, क्या करना है, और जो अपना शौक है ना उसको अपना व्यवसाय बना लो, तो आपको एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो काम आप बोझ समझने लगेगे। आपको पूरी लड़ाई, सही पूरा बात। युद्ध जीतना है, छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं जीतनी है, आपको सफल होना है। एक सफलता खत्म, एक सफलता शिखर नहीं है, निरंतर आपको चलते रहना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपको बस लेकिन अच्छे कार्यों की तरफ चलें। आजकल ये जो सब हम ड्रिंक्स करते हैं, चरस गांजे में बच्चे फंस जाते हैं, उन सब से आपको दूर हटना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आप स्वस्थ हो तो आप अपने देश तो के सब लिए अच्छा है। एक बड़ी चीज, आप अपने देश की विरासत हो, अपने देश के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप के लिए अपने को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही चीज मैं चाहती थी कि आप अगर कहते हो तो मैं चाहती हूँ कि अगर जितने भी लोगों ने सुना उसके में थोड़े भी लोगों के मन में ये भाव आई तो हमारे लिए तो दिन आज का ये सफल होगा कि यस हम कुछ अच्छा कर पाए। बिल्कुल। पर कर्मा फाउंडेशन और पायल चिराग जैन आपसे थैंक यू करना चाहती हैं कि आपने ये समय दिया, क्योंकि मैं और आप एक ऐसी चीज है कि आप मेरे गुरु हो, आप मेरे मेंटोर हो, आपने मुझे ये सिखाया था कि यस बेटा तुझ में चाह है तो तू जरूर आगे बढ़ेगी, और यही चीज आपने मुझे मोटिवेट की थी, तो आज मैं आगे सच्ची बढ़ चुकी हूँ भगवान की दुआ से। और हमेशा एक चीज कहना चाहती हूँ कि सही इंसान को अपना गुरु जरूर बनाइएगा, गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु इसे गलत नहीं, उसे मार्ग देता है कि बेटा आप ये रास्ते में चलो, तो गुरु आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको सक्सेस लाने के लिए। तो आपने मुझे लाइफ में शुरुआत कराई, कैसे पहला कदम मुझे आज भी याद है, मेरा हाथ पकड़ के आपने चलाया कि नहीं बेटा चलेंगे साथ में, और आज 2 साल हो चुके हैं उस बात को। हमारे शो को 6 जुलाई नहीं हमने अक्टूबर में किया था, 23 अक्टूबर, और यह ऐसे ही शो हम करते रहेंगे और ऐसे ही हम इंस्पायर करते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमारा काम ही पायल, एक है कि हर हर लड़की को आत्मविश्वास बनाना है। आज आज भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ है, पर समय का कोई भरोसा नहीं, तो आज हम कुछ बिल्कुल अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे तो वो बहुत बहुत बड़ी अहम बात है। तो हमें हर जन को, परिवार एक से क्यों चले, परिवार 2 से चलेगा तो और अच्छा होगा, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा। वो बोलते ना एक हाथ बिल्कुल, और दूसरा हाथ तभी तो नमस्ते होते हैं। तो हम सही बात परिवार है, के, जैसे बिल्कुल, आपने हाँ, यही सिखाया कि पत्नी को भी अपना पूरा धर्म देना चाहिए, पति को भी देना चाहिए, तभी हैप्पी परिवार होता है। थैंक यू बिल्कुल। वंस अगेन मंजू जी, आपने मेरी लाइफ में जैसे दिया लाया, जो ज्योति आपने दी है, वैसे ही हम यंगस्टर्स को बहुत सारा कहीं ना कहीं सपोर्ट, और कोई भी हमें कांटेक्ट करना चाहता है या कभी अपना पहला कदम करना चाहता है, आपको मोटिवेट होना है, मैं और मंजू जी हमेशा आपके साथ है। आप हमें बिल्कुल, कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर श्योर बिल्कुल। कि आप भी अपने माइल्स और कर देंगे, और आप भी फिर 4 जनों को और सिखाएंगे कि जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप और 4 को बिल्डअप कराएंगे। बिल्कुल, तो यही हमारी अच्छी, और थैंक यू फॉर द परमवीर द वॉर बिल्कुल। डायरी, वो कहते हैं और ना थैंक यू कि फॉर दिस, थैंक्स मत करिए तीन थैंक लोगों यू। की, तीन लोगों को आगे बढ़ाइए, थैंक्स मत करिए, तीन लोगों की मदद करिए। वो एक डायलॉग मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो आज देखो यस, तुम कितना आगे बढ़ के कितने लोगों को पायल तुमने मोटिवेट किया है। तो हमारे जीवन में हम सब एक दीपक की तरह बन जाएं, ताकि मतलब हम सबको कुछ न कुछ रोशनी देते रहें, और इन विश्वास के साथ कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। इन विश्वास के साथ थैंक्स वंस अगेन कर्मा फाउंडेशन को मेरे दिल से आभार। और पायल तुमको तो, तुम तो मेरी बेटी के बराबर हो ही हो, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस मंच पर फिर मिले, बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। हाँ, हम बहुत थैंक जल्दी यू, मिलेंगे। अब आपकी दूसरी बुक लॉन्च होगी तो मैं जरूर आऊंगी। जैसे पहली बुक बिल्कुल में आई, आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपके लिए बुक लिखी, और आपकी जी, बुक लोगों तक बहुत ही ज्यादा दिल पे छू रही है। आप हर जगह पूरे विश्व में अपना नाम बना चुके हो, पूरा नेल कर चुके हो। वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि हम गर्ल्स भी इंडिया में आप जी, जैसे दिया, जैसे आपने जलाया वैसे हम भी जलाए, और अपने ब्रेन को हैप्पी रखे, क्योंकि एक ब्रेन ऐसी चीज है, या तो उदाई बन जाती है या तो फ्लावर बन जाता है, या तो बगीचा बिल्कुल, खुशियों का बन जाता है, या तो मशाले पूरी जो बोलते हैं ना अपना कैसल तोड़ सकता है। तो वो हमारे ऊपर बराबर है है, कि हम अपने ब्रेन को कैसे यूज करते हैं। तो क्या मंजू जी कैसे बना, आपने तो मुझे ब्रेन का एक
सही डायरेक्शन दिखा दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि जो आज हमारे व्यूअर्स ने सुना है और जो सुनते रहेंगे वो भी अपने मुकाम पे पहुंचेंगे और वो आपको जरूर याद करेंगे और एक मुस्कुराहट देंगे। और वंस अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी कोई करना कुछ चाहता है, अगर आप कहीं ना कहीं आपकी डगमगा रहे हो, आपके कदम थोड़े बहुत हिल रहे हो, तो हम जरूर आपके साथ है सपोर्ट करने के लिए। वी ऑलवेज देयर। एंड कर्मा फाउंडेशन में भी आप जरूर सपोर्ट के लिए कर सकते हैं, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन मंजू जी, थैंक आपका यू, टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू, और आप हमेशा ही, जानने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सबसे ज्यादा इजी अवेलेबल हो। कभी मैंने ये नहीं सुना आपसे, कल रात को नहीं, परसों रात को या उससे 2 दिन पहले मैंने आपसे बात की कि नहीं आपको मेरे शो में आना है। फिर आपने कहा इंस्टाग्राम पे तो तू रहने दे, फेसबुक करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं फेसबुक पे आज तक नहीं आई हूँ। पर मैंने फिर कर्मा से बात किया, जो मैं ही उनकी प्रेसिडेंट हूँ। कर्मा में एक और है प्रयास करके, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने कहा कि चलो हम फेसबुक पे पूरा करते हैं। और आज आपके साथ फाइनली मेरी फेसबुक की शुरुआत भी हुई है। तो थैंक यू वंस अगेन। और आप थैंक यू। हमेशा, कभी मैंने ये नहीं देखा है मंजू जी कि आपने कहा नहीं बेटा बाद में करेंगे। आप अभी भी, आपका 7 बजे लाइव है और आप मेरे साथ अभी तक लाइव है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सबको हेल्प करते रहना। थैंक यू। साक्षात आपको मैं थैंक यू, प्रणाम करती हूँ। बाय लव यू, बाय। टेक सभी केयर, सुनने वालों बाय। को नमस्कार, बाय 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 बाय। टेक केयर।